Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today's video we will know how to make a lesson plan in Samajik Vigyan. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh, and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming video. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलए कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हैं उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं कक्षा। जिस भी कक्षा के लिए आप अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कक्षा में हमने लिखा हुआ है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका मतलब यह है कि यह सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य योजना है यह 6 क्लास, 7 क्लास और 9th क्लास और 10 क्लास और 12 क्लास के लिए भी बना सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आप जिस भी विषय में अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विषय में हमने लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान भूगोल। इसका मतलब यह है कि हम सामाजिक विज्ञान भूगोल में अपनी पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको जो भी पीरियड दिया जाता है उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चक्र में हमने लिखा हुआ है सेकंड। इसका मतलब यह है कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा सेकंड है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के लिए जो भी आपको समय दिया जाता है, जो भी टाइम दिया जाता है टीचिंग करने के लिए, उसी समय को, उसी टाइम को, उसी ड्यूरेशन को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अवधि में हमने लिखा हुआ है 35 मिनट्स। इसका मतलब यह है कि टीचिंग करने के लिए हमें 35 मिनट्स मिला है। उसके बाद आप लिखते हैं प्रकरण। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह प्रकरण क्या होता है। ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम ही होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोर्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। यहाँ पे हमारा प्रकरण है टुंडा प्रदेश। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसको हम ब्लैक बोर्ड एंट्री कहते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स भी कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस ब्लैक बोर्ड एंट्री में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दे दी है। उसके बाद आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम समान उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम समान उद्देश्य में लिखते हैं। समान उद्देश्य में हम अपने विषय के बारे में 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स हम अपने विषय के बारे में लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी। जैसे कि आप सामाजिक विज्ञान की 20 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने सामाजिक विज्ञान की 20 पाठ्य योजना में यही समान उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा समान उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करके टुंडा प्रदेश का अर्थ व कार्यप्रणाली के विषय में जानकारी प्रदान करना होता है। यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट सामाजिक विज्ञान में है छात्रों को जीवन में टुंडा प्रदेश के महत्व को समझने योग्य बनाना। तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे समान उद्देश्य में है छात्रों को टुंडा प्रदेश और इसके प्रकार के बारे में जानकारी देना है। चौथा पॉइंट हमारा यहाँ पे समान उद्देश्य में है छात्रों को टुंडा प्रदेश के, यहाँ पे के होगा, प्रकारों के बारे में संपूर्ण जानकारी देना है। पांचवा पॉइंट हमारे यहाँ पे समान उद्देश्य में है छात्रों को टुंडा प्रदेश की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। आप जो पाठ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो यह होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स ज्ञानात्मक उद्देश्य में है छात्रों को टुंडा प्रदेश का अर्थ प्रत्याशमन कराना। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में है छात्रों को टुंडा प्रदेश के महत्व को स्मरण करने योग्य बनाना। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है छात्रों को टुंडा प्रदेश की कार्यप्रणाली की व्याख्या करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है छात्रों को टुंडा प्रदेश के महत्व को समझने योग्य बनाना। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है छात्रों को टुंडा प्रदेश के तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना।
दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है, छात्रों को टुंडा प्रदेश के आकार के बारे में प्रत्याशमन करने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी टॉपिक समझाने के लिए आप ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को वह टॉपिक आप एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी यह देना चाहूँगी, जैसे कि आप बीएड कर रहे हैं और बीएड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपके बीएड के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आ जाता है कि सहायक सामग्री क्या होती है, इसके बारे में लिखिए। तो आप बीएड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इस बात को, क्योंकि आपकी बीएड के एग्ज़ाम में आपको यह बेनिफिट कर सकता है। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हो छात्र टुंडा प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो छात्र आंसर देते हैं विश्व को 13 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, शीत कटिबंध के प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। तो छात्र आंसर देते हैं शीत कटिबंध में 2 तरह के प्रदेश हैं, पहला टैंगा, दूसरा टुंडा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, टैंगा प्रदेश के उत्तर में कौन सा प्रदेश है। तो छात्र आंसर देते हैं टैंगा प्रदेश के उत्तर में टुंडा तुल्य प्रदेश है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, टुंडा तुल्य प्रदेश के भौगोलिक ज्ञान के विषय में आप क्या जानते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं छात्र अनुत्तरित समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब यह है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। टुंडा तुल्य प्रदेश के भौगोलिक ज्ञान के विषय में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हो उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम टुंडा प्रदेश के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसा आप प्रस्तुतिकरण में लिख सकते हैं। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बना देंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप जिस टॉपिक पे व्याख्या कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम लिखेंगे। और दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे। और तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने के बाद मुख्य मुख्य पॉइंट्स को आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। यहाँ पे शिक्षण बिंदु में हमारा पॉइंट्स है टुंडा प्रदेश की जलवायु। तो अब हम व्याख्या करते हैं। टुंडा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ कई महीने लगातार रात रहती है और कई महीने लगातार दिन। यहाँ 3 महीने नवंबर, दिसंबर व जनवरी में सूर्य दिखाई ही नहीं देता। जबकि 3 महीने मई, जून व जुलाई में सूर्य अस्त ही नहीं होता। यहाँ का धरातल कम से कम 8 महीने तक पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। इस कारण यहाँ पूरे साल अधिक ठंड रहती है। सर्दी के महीने में यहाँ इतनी ठंडी पड़ती है कि झीलों, नदियों व समुद्र सभी जम जाते हैं। तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं
और हिमपात होता है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। पहला पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, टुंडा प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई महीने लगातार रात रहती है। दूसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, इन प्रदेशों में कई महीने दिन रहता है। तीसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, यहाँ नवंबर, दिसंबर व जनवरी में सूर्य नहीं दिखाई देता है। चौथा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, मई, जून, जुलाई में यहाँ सूर्य अस्त होता है। उसके बाद व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न करने के लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, टुंडा प्रदेश में किन महीनों में सूर्य दिखाई नहीं देता है। तो छात्र आंसर देते हैं, यहाँ 3 महीने नवंबर, दिसंबर व जनवरी में सूर्य दिखाई नहीं देता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, टुंडा प्रदेश का धरातल कितने महीने बर्फ से ढका रहता है। तो छात्र आंसर देते हैं, टुंडा प्रदेश में सर्दी के महीने में इतनी ठंड पड़ती है कि झीलों, नदियों और समुद्र जम जाते हैं। उसके बाद आप फिर से बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप फिर से व्याख्या करेंगे, जिसके लिए आप फिर से सारी वही प्रतिक्रिया को दोहराएंगे। आप व्याख्या करने के लिए फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, और दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, और तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, और चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाएंगे श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। शिक्षण बिंदु के कॉलम में आप जिस टॉपिक पे व्याख्या कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम लिखेंगे, और छात्राध्यापक क्रियाओं के कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे, और श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। यहाँ पे व्याख्या करने का शिक्षण बिंदु में हमारा टॉपिक है वनस्पति। वनस्पति के उगने के लिए नमी एवं ताप की आवश्यकता होती है। टुंडा प्रदेश में ताप की कमी है, इस कारण यहाँ पर वही वनस्पतियाँ होती हैं जिनमें बहुत ठंडी दशाओं को सहन करने की क्षमता होती है। झाड़ियों प्रायः उन भागों में विकसित होती है जहाँ पर बर्फ का ढेर उन्हें तेज चलने वाली बर्फीली हवाओं से बचा सके। गर्मी में बर्फ पिघलने पर लाइकेन, काई, लिचेन, वर्च एवं एल्डर के छोटे छोटे पौधे उगते हैं, जो रेडियर पशु का मुख्य भोजन है। व्याख्या करने के बाद श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में हम लिखेंगे। पहला पॉइंट श्यामपट्ट कार्य में, वनस्पति के उगने के लिए नमी एवं ताप की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, टुंडा प्रदेश में ताप की कमी रहती है। तीसरा पॉइंट हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, यहाँ पर वनस्पति बहुत मात्रा में पाई जाती है। चौथा पॉइंट हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, यहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। उसके बाद हम व्याख्या करने के बाद छात्रों से हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न करने के लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि हम छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाएंगे छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि हम छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाएंगे छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, जिसमें कि छात्र हमारे पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, वनस्पति के उगने के लिए किन किन की आवश्यकता होती है। तो छात्र आंसर देते हैं, वनस्पति के उगने के लिए नमी व ताप की आवश्यकता होती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है,
टुंडा प्रदेश में वनस्पति क्यों नहीं उग पाती है? तो छात्र आंसर देते हैं, टुंडा प्रदेश में वनस्पति, टुंडा प्रदेश में नमी तो खूब है लेकिन ताप की कमी है, इस कारण वनस्पति नहीं उग पाती है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न करने के बाद हम छात्रों को गृह कार्य देंगे। गृह कार्य के रूप में हम छात्रों को दे सकते हैं, बच्चों आप सब टुंडा प्रदेश के बारे में वर्णन कीजिए और कराए गए सभी प्रश्नों के उत्तर याद करके आइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और आप हमारे इस वीडियो को शेयर करिए। और इस पाठ्य योजना की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ पे मैंने आपको ब्लॉगर लिंक, ट्विटर लिंक और ड्राइव लिंक, तीनों लिंक इस पाठ्य योजना की दे रखी है। आप वहाँ से लिंक को डाउनलोड करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हैं। इस पाठ्य योजना में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो अब हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।